بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा इल्म मीरास का पांचवा सबक होगा। अब तक हमने इल्म मीरास के हवाले से खुलासतुल मीरास और मारिफतुल वरासा के अक्सर मबाहिस मुकम्मल कर लिए। मारिफतुल वरासा में सिर्फ ज़वील अरहाम जो है वो बाकी रह गया है, वो भी इंशाल्लाह आज आपको बता देंगे। तो इस तरीके से फिर वरासा की मारिफत जो है वो हमारी मुकम्मल हो जाएगी। वरासा की मारिफत क्या हो जाएगी, हमारी मुकम्मल हो जाएगी। फिर तीसरी बहस जो है तौसीलुल हुकूक, वो इंशाल्लाह आपके सामने बयान करेंगे, ठीक है। तो वरासा की तीसरी वरासा के बारे में आपको बताया था कि मारिफतुल वरासा, वरासा की तीन किस्में हैं, ज़वील फुरूज, आसबा और ज़वील अरहाम। ज़वील फुरूज, आसबा और ज़वील अरहाम। ज़वील फुरूज 12 थे, इस तफसील के साथ आपको बता दिया है और आप लोगों को अजबर याद होने चाहिए, ठीक है, रोजाना आप लोगों ने दोहराने हैं। आसाबात जो है वो भी तकरीबन 12 बनते थे, ठीक है। चार बेनफ्सी ही, चार बगैर ही, दो मागैर ही, 10। और इसी तरह आसबा सबबी जो है तो वो भी दो बनते हैं, 12। अब ज़वील अरहाम के बारे में आपको बताएंगे। ज़वील अरहाम के चार असनाफ है। ज़वील अरहाम उन रिश्तेदारों को कहते हैं जो ज़वील फुरूज और आसबात में शामिल नहीं है। ज़वील फुरूज और आसबात के अलावा बाकी जो रिश्तेदार हैं उनको ज़वील अरहाम कहा जाता है। तो इनकी चार किस्में हैं, इनके चार असनाफ हैं। ज़वील अरहाम की कितने असनाफ हैं? चार असनाफ है। नंबर एक, मैयत की फरा। मैयत की फरा यानी मैयत की तरफ मंसूब हो, जो मैयत की तरफ मंसूब हो, जैसे बेटियों की औलाद, नवासे और नवासियाँ और पोतियों की औलाद जो है, इनको क्या कहा जाता है? ज़वील अरहाम। नवासे नवासिया पर नवासे पर नवासियाँ, ये क्या है? ज़वील अरहाम में शामिल है। मैयत की असल, जिनकी तरफ मैयत मंसूब हो, जैसे जद फासिद, नाना, जद्द फासिदा यानी नानी की माँ। नाना और नानी की माँ ये क्या है? ये ज़वील अरहाम में से है। नंबर तीन, मैयत के अब और उम की फरा। मैयत के वालिद और मैयत के वालिदा की फरा यानी औलाद वगैरह मैयत के वालिदैन की तरफ मंसूब हो, जैसे बहनों की औलाद, भांजे भांजिया। की औलाद को क्या कहते हैं? भांजे भांजिया। भाइयों की बेटियां, भाइयों की बेटियों को क्या कहते हैं? भतीजियां। और इसी तरह माँ शरीक भाई के बेटे, माँ शरीक भाई के बेटे खैफी भतीजे। हकीकी भतीजे और बाप शरीक भतीजे जो है वो आसबा में शामिल है। लेकिन खैफी भतीजे जो है, माँ शरीक भाई के बेटे जो है, वो किन में दाखिल है? ये ज़वील अरहाम में शामिल है। नंबर चार, मैयत के जद और जद्दा की फरा, यानी मैयत के दादा नाना, जद्दतैन दादी नानी की तरफ मंसूब हो, जैसे आम में खैफी, अखियाफी चचा, ठीक है, माँ शरीक चचा जिसे कहते हैं। अम्मात, फूफियाँ, अखवाल, मामू, खालात, खालाएं और उनकी औलाद, इनको ज़वील अरहाम कहते हैं। तो ये ज़वील अरहाम के चार असनाफ हैं, मैयत की फरा, मैयत की असल,
मैयत के वालिदैन की तरफ मंसूब, मैयत के जद्दैन और जद्दैन की तरफ मंसूब। ठीक है। अरबी में इनको हम क्या कहेंगे? फ़अम्मा ज़वील अरहम फ़हुवा अला अर्बअति असनाफ। ज़वील अरहम जो है ये चार असनाफ पे मुश्तमिल है। अस्सिन्फ़ुल अव्वल, पहली सिन्फ जो है, मा यंतमी इलल मय्यत, जो मय्यत की तरफ मंसूब होते हैं। मा यंतमी इलल मय्यत, जो किसकी तरफ मंसूब होते हैं? मय्यत की तरफ मंसूब होते हैं। अस्सिन्फुल अव्वल, पहली सिन्फ जो है, मा यंतमी इलल मय्यत, जो मय्यत की तरफ मंसूब होते हैं। वहुम औलादुल बनात, और ये औलादुल बनात है। औलादुल बनात से मुराद क्या? बेटियों की औलाद। औलादुल बनात से मुराद क्या है? बेटियों की औलाद। व औलाद बनाती लेबन, इसी तरह पोतियों की औलाद। ठीक है। अस्सिन्फुस्सानी, दूसरी किस्म जो है, मा यंतमी इलैहिमुल मय्यित, जिनकी तरफ मय्यत मंसूब होता है। जिनकी तरफ मय्यत मंसूब होता है, वहुमुल अजदादुस्साकितून, वो क्या है? अजदादुस्साकितून यानी जद्द फासिद। वल जद्दातुस्साकितात, और जद्दात फासिदा। नंबर तीन, अस्सिन्फुस्सालिस, तीसरी किस्म जो है, मा यंतमी इला अबवैहिल मय्यित, जो मय्यत के वालिदैन यानी माँ बाप की तरफ मंसूब होते हैं। वहुम औलादुल अखवात, वो बहनों की औलाद है, यानी भांजे भांजियाँ। वो बनातुल इख्वा, और भाइयों की बेटियां हैं यानी भतीजियां। वो बनुल इख्वा लिउम्मिन, इसी तरह माँ शरीक भाई जो है उनके बेटे हैं, यानी अखयाफी भतीजे जो है। الصنف الرابع ما ينتمي إلى جدي الميت أو جدتيه، जो जद और जद्दा की तरफ मंसूब होते हैं। मय्यत के जद और जद्दा की तरफ मंसूब होते हैं। वहुमुल अम्मात, वो पुफिया है। वल अमाम लिउम्मिन, माँ शरीक चचा है। वल अखवाल, मामू है। वल खालात, और खालाएं हैं। तो ये ज़वील अरहाम है। ये क्या है? ज़वील अरहाम है। ये तीसरी बहस शुरू करने से पहले कुछ मिसालें मैं लिखना चाहूंगा आपके सामने। ठीक है, मारिफतुल वरसा, ताकि उसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। उसकी कुछ मिसालें मैं हल करूंगा, जवाब आप लोगों ने देना है। जवाब क्या करना है? आप लोगों ने देना है। मैं कुछ मिसालें लिखूंगा, जवाब किसने देना है? आप लोगों ने देना है। ठीक है। जी, ये मैयत है। ठीक है। ये विरासत, एक बंदे का इंतकाल हो गया। जी, बंदे का क्या हो गया? इंतकाल हो गया। अब उसका, ये खातून का इंतकाल हो गया। ठीक है। ये शोहर मौजूद है। खातून का क्या है? मरने वालों में जो वरासा बाकी है, उनका शोहर मौजूद है, और बेटी मौजूद है। क्या है? बेटी मौजूद है, और हकीकी बहन मौजूद है। हकीकी बहन मौजूद है। ठीक है। अब इस मसले को हमने हल करना है। ये दारुल इफ्ता में हमारे पास एक बंदा आया। उसने कहा कि भाई खातून का इंतकाल हो चुका है। खातून का शोहर मौजूद है, बेटी मौजूद है, हकीकी बहन है। अब विरासत हम कैसे तकसीम करेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है? पहले काम, ये मैयत हमने बना ली, वरासा के नाम लिख लिए। तो शोहर को यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे बता दें जरा। शोहर को क्या मिलेगा? और रुबो मिल जाएगा। ठीक है। बेटी को क्या मिल जाएगा? निस्फ मिल जाएगा।
اور حقیقی بہن کو کیا مل جائے گا؟ حقیقی بہن کا بتا دیں. کسی نے سدس لکھا ہے، کسی نے کیا لکھا ہے، عصبہ لکھا ہے، کسی نے محروم لکھا ہے، کسی نے ثلث لکھا ہے جی. حقیقی بہنوں کا ثلث تو ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ حقیقی بہنیں جو ہے مؤنث اولاد کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے، عصبہ. ٹھیک ہے، تو یہ عصبہ لکھ دیا. اسی طرح ایک اور مثال ہم حل کرتے ہیں. زوجہ ہے، ٹھیک ہے، بنات ہے. بنات سے مراد مطلب جمع ہے، تین ہے یا دو ہے، جو بھی یہاں ہم لکھ لیتے دو ہے، ٹھیک ہے. دو بنات ہے. باپ ہے، ماں ہے. یہاں پہ زوجہ کو کیا ملے گا؟ زوجہ کو کیا ملے گا؟ ثمن مل جائے گا، ٹھیک ہے. بنات کو کیا مل جائے گا؟ ثلثان مل جائے گا، ٹھیک. دو یا دو سے زیادہ وہ ثلثان ملتا ہے. باپ کو کیا مل جائے گا؟ باپ کو کیا ملے گا؟ سدس پلس عصبہ. عصبہ کو ہم معین کے ساتھ لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، عصبہ. ماں کو کیا ملے گا؟ چلے بتائیں ماں کو. جی. ثلث ما بقیہ کسی نے لکھا ہے، کسی نے پتہ نہیں کچھ لکھا ہے. جی ماں کو یہاں بھی سدس مل جائے گا. دیکھیے سب سے پہلے ہم نے پہلی حالت دیکھنی ہے نا کہ ماں کے اگر اولاد میں سے کوئی ایک ہو یا دو بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک ہو، دو بہن بھائی ہو، تو سدس ملتا ہے. یہاں پہ بیٹیاں موجود ہے، اولاد موجود ہے، تو ماں کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا. ٹھیک ہے. یہ میں نے پہلے حل نہیں کیے وہ آپ ہی کے سامنے میں حل کر رہا ہوں، ٹھیک. تو توجہ کے ساتھ وہ آپ لوگوں نے حل کرنا ہے. اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ایک شخص کا انتقال ہو گیا، زوج ہے اور پانچ بنات ہے. یہ تو بہت آسان ہے، کون بتائے گا؟ زوج کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا، ربع ملے گا. جی، کسی نے نصف بھی کہا. زوج کو ربع ملے گا. زوج کو ربع ملے گا. پانچ بنات کو، پانچ بنات کو کیا مل جائے گا؟ ثلثان مل جائے گا. تو بہرحال یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے حل کر دی ہے. سر آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. اس طرح آپ نے کیا کرنی ہے؟ پریکٹس کرنی ہے. کبھی اپنے آپ کو مار کے اپنے آپ کو میت تصور کر لے، آپ کے ورثہ کون کون بنیں گے اور پھر کیا وراثت بنے گی. کبھی گھر میں کسی اور کو مار دیں، کبھی تیسرے کو مار دیں، لیکن حقیقی طور پہ نہیں مارنا. بس ویسے ہی فرضی طور پہ فرض کرنا کہ فلانا بندہ مر گیا. یہ نہ ہو کہ کل کو میرے اوپر پرچہ کٹوایا ہو کہ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ فلانے کو مار دے اور وراثت تقسیم کر دیں. تو بہرحال اس طرح آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے. ابھی تک جو ہم نے آ، علم میراث پڑھا ہے اس کی اتنی پریکٹس آپ لوگوں نے کرنی ہے. جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. جتنی زیادہ آپ لوگ پریکٹس کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. اب تک جو ہم نے پڑھا ہے گویا کہ ہم نے فقہ پڑھ لی. علم میراث کی شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم میراث میں دو چیزیں ہم نے پڑھنی ہے، فقہ اور ریاضی. فقہ کا تقریباً پورشن وہ ہم مکمل کر چکے ہیں. اب یہاں پہ آگے جو پورشن پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ریاضی کے ساتھ ہے. اس کا تعلق کیا ہے؟ ریاضی کے ساتھ ہے. جن کی ریاضی اچھی ہوگی تو ان کے لیے آگے والا حصہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے
मालूम हो जाएगा कि फलाने को सुलुस मिलता है, फलाने को सुदुस मिलता है, फलाने को सुमुन मिलता है, फलाना आसबा है। अब ये तो है। अब उसको हमने रुबु देना कैसे है, सुमुन देना कैसे है, सुलुसान देना कैसे है, वो हमें ये रियाजी का हिस्सा पढ़ने के बाद मालूम होगा। रियाजी का पोर्शन पढ़ने के बाद मालूम होगा। तो ये रियाजी के टर्मिनोलॉजीज और इस्तिलाहात जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये चूंकि सिराजी में जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई है वही मैं आपको बताऊंगा। अगर कि जदीद जुबान में भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वो पुराने ज़माने में जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की जा रही है इस मकसद के लिए, वही मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो तीसरी बहस जो है वो आपको बता दिया था मैंने, वरासा को उनका हिस्सा पहुंचाने का तरीका। वरासा को उनका हिस्सा पहुंचाने का तरीका, दो पोर्शन हमने पढ़ लिए, खुलासतुल मीरास और मारिफतुल वरासा। अब तीसरी बहस, वरासा को उनका हिस्सा पहुंचाने का तरीका। ये बहुत ही आसान है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इसमें हमने कुल 10 मबाहिस पढ़ने हैं। तीसरी बहस में हमने कितने मबाहिस पढ़ने हैं? 10। पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो आददों के दरमियान निस्बत क्या है। दो आदाद के दरमियान निस्बत क्या है, ठीक है। एक 2 है और एक 4 है, इन दोनों के दरमियान हमें निस्बत देखनी है। ये रियाजी वाली निस्बत है, कोई और निस्बत ना समझना। दो आददों के दरमियान निस्बत क्या है, क्या रिश्ता है उनका आपस में। नंबर 2, मसला बनाना, मसला बनाने का तरीका। नंबर 2 क्या है? मसला बनाने का तरीका, कि मसला कैसे बनाते हैं, ठीक है। नंबर 3, तरह का तकसीम करने का तरीका। तीसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे? तरह का किस तरीके से तकसीम करना है, इसका फार्मूला पढ़ेंगे। नंबर 4, फीसद निकालने का तरीका। ये सब चीजें आपको मालूम है कि फीसद कैसे निकालते हैं। नंबर 5, फिर तस्हीह, ये कल के सबक में हम पढ़ेंगे, तस्हीह क्या है, ये सारी तफसील बता दूंगा। नंबर 6, रद्द, इसके बारे में भी हम तफसील से पढ़ेंगे। फिरों में अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था सबसे पहले जविल फरूज को देंगे, और फिर आसबा को आसबा करना हो तो, और जविल फरूज से बाकी बच जाए, फिर जविल फरूज सभी पे रद्द होगा, तो वहां पे हम पढ़ लेंगे, ठीक है। नंबर 7, मुनासखा, ये भी इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। नंबर 8, तखारुज, दस बरदारी। बाज औकात बाज वो ऐसा कहेंगे कि भाई हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस यही मोटरसाइकिल दे दे, या ये गाड़ी दे दे, या ये फलाना प्लाट हमें दे दे, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उसमें तखारुज में, दस्तबरदारी में उसके मसाइल आएंगे, ठीक है। इसी तरह दैन मुहीत, कि अगर बहुत ज्यादा कर्जा है कि सारे तरका को कर्जे में देने के बाद भी कुछ बाकी ना बचता हो, बल्कि कर्जा फिर भी बाकी रहता हो, तो उसे दैन मुहीत कहते हैं। उसका फार्मूला क्या है वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। नंबर 10, मुकासमतुल जद, ये भी एक बहस है, लेकिन इसको हम नहीं पढ़ेंगे। वैसे मैं मुख्तसरन तारुफ करा दूंगा, प्रैक्टिकली इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे ये, ठीक है। बाकी नो मबाहिस पढ़ लेंगे। तो सबसे पहली बात जो है, दो अददों के दरमियान निस्बत। दो अददों के दरमियान चार किस्म की निस्बत होती है, चार किस्म का रिश्ता होता है। दो अदद के दरमियान कितने किस्म की निस्बत होती है? चार किस्म की निस्बत होती है, ठीक है, चार किस्म का रिश्ता होता है। नंबर 2, तमासुल। नंबर 1 क्या है? तमासुल। तमासुल का माना होता है हम मिसल होना, एक जैसे होना। तमासुल का माना क्या होता है? हम मिसल होना, एक जैसे होना। यानी दोनों आदत एक दूसरे के बराबर हों, जैसे दो दो, चार चार, पांच पांच, छः छः, ये हम मिसल एक जैसे है। तो इन दोनों के दरमियान निस्बत कौन सी है, रिश्ता कौन सा है? तमासुल का रिश्ता है। नंबर 2, तदाखुल। नंबर 2 क्या है? तदाखुल, यानी एक दूसरे में दाखिल होना। तदाखुल का लफ्जी माना क्या होता है? एक दूसरे में दाखिल होना। यानी बड़ा आदत छोटे आदत पे तकसीम हो सकता हो, बड़ा आदत छोटे आदत पे तकसीम हो सकता हो, तो उसको क्या कहते हैं? तदाखुल कहते हैं। जैसे 2 और 4, इन दोनों के दरमियान जब हम रिश्ता देखते हैं, निस्बत देखते हैं, तो तदाखुल की है। क्योंकि बड़ा आदत जो है 4 है,
और छोटा अदद 2 है, 4 को 2 पे तकसीम करेंगे, तकसीम हो जाता है मुकम्मल। इसी तरह 8 और 4 है, 8 बड़ा अदद है, 4 छोटा अदद है, 8 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। ठीक है। 5 और 10 है, दोनों के दरमियान क्या निस्बत है? तदाखुल की है। बड़ा आदत 10 है, छोटा आदत 5 है। 10 जो है 4 पे क्या हो जाता है? पूरा तकसीम हो जाता है। तो तदाखुल की निस्बत क्या है? बड़ा आदत छोटे आदत पे तकसीम हो सकता है, उसे तदाखुल कहते हैं। मिसालें आपको बता दी, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। नंबर 3 तवाफुक। नंबर 3 क्या है? तवाफुक। तवाफुक की तारीफ क्या है? मुवाफिक, मुवाफकत करना। तवाफुक का माना क्या होता है? मुवाफकत करना। लफ्जी माना होता है मुवाफकत करना, एग्रीमेंट करना किसी बात पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब है? किस चीज पे मुवाफकत करेंगे? तीसरे आदत पे मुवाफकत करेंगे। तीसरे आदत पे दोनों आदत क्या करेंगे? मुवाफकत करेंगे। यानी दोनों आदत एक दूसरे पे तकसीम ना हो सकते हो। दोनों आदत जो है एक दूसरे पे तकसीम नहीं हो सकते, लेकिन तीसरे आदत पे दोनों तकसीम हो सकते हो। तीसरे आदत पे क्या हो सकते हो? दोनों तकसीम हो सकते हो। जैसे 4 और 6 है, 4 और 6 है, क्या आपस में एक दूसरे पे तकसीम हो सकते हैं? 6 को 4 पे तकसीम कर लें, मुकम्मल तकसीम नहीं होगा, इशारी आ जाएगा दरमियान में। 4 को 6 पे तकसीम कर लें, तकसीम नहीं होगा। लेकिन दोनों जो है, एक तीसरे आदत जो है उस पे तकसीम हो सकते हैं। दोनों जो है 2 पे तकसीम हो सकते हैं। तो गोया कि इन दोनों ने मुवाफकत कर ली 2 पे। दोनों ने क्या कर ली? तवाफुक कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, मुवाफकत कर ली 2 पे। 6 को 2 पे तकसीम करेंगे, जवाब क्या आएगा? 3 आएगा। 4 को 2 पे तकसीम करेंगे, जवाब क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये जो 3 है, ये 6 का वाफक है। ये 3 जो है 6 का क्या है? ये लफ्ज भी याद रखना है, वाफक। ये वाफक को भी क्या करना है? याद रखना है, वाफक। और 4 का वाफक क्या है? 2 है। 4 का वाफक क्या है? 2 है। तो वाफक की तारीफ भी आपको समझ आ गई कि तकसीम करने के बाद जो जवाब आएगा वो उस आदत का वाफक कहलाता है। तकसीम करने के बाद जो जवाब आएगा वो उस आदत का क्या होगा? वफक कहलाएगा। 6 का वफक क्या है? 3 है। 4 का वफक 2 है। जी, आगे चलते हैं। तवाफुक की मिसाल भी आपको बता दी। तबायुन। तबायुन एक दूसरे की जिद होना, उलट होना, मुख्तलिफ होना। यानी दोनों आदत किसी पे तकसीम ना हो सकते हो, ना किसी पे तकसीम हो सकते हो, ना किसी तीसरे आदत पे। अब 3 और 5 को ले ले, ये आपस में भी एक दूसरे पे तकसीम नहीं हो रहे, और ना ही किसी तीसरी आदत पे तकसीम हो रहे हैं। तीसरे आदत पर भी ये दोनों तकसीम नहीं हो सकते। तो किसी भी आदत के दरमियान 4 किस्म की निस्बत हो सकती है, 4 किस्म के रिश्ते हो सकते हैं। नंबर 1 तमासुल, यानी दोनों एक दूसरे के हम मिसल हो, बराबर हो। नंबर 2 तदाखुल, बड़ा आदत छोटे आदत पे पूरा तकसीम हो सकता हो। नंबर 3 तवाफुक, यानी दोनों आपस में एक दूसरे पे तकसीम ना हो सकते हो, लेकिन किसी तीसरी आदत पे दोनों तकसीम हो सकते हो। नंबर 4 तबायुन। तबायुन का माना क्या है? कि दोनों आदत किसी पर भी तकसीम ना हो सकती हो, किसी पर भी तकसीम ना हो सकती हो। उम्मीद करता हूं कि ये समझ आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, आजकल जदीद रियाजी में ये जो निस्बत वगैरह है, ये बहस आप में से जिनका ताल्लुक रियाजी के साथ है, तो वो मुझे भेज दीजिएगा कि आजकल जदीद इस्तिलाहात में इनको क्या कहते हैं। मुझे मौका नहीं मिलता रियाजी की किताब में देखने का। तो आपका जिसका भी रियाजी के साथ वाबस्तगी है, ताल्लुक है, वो जरूर मुझे बाद में बता दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अब यहाँ पे नोट के तहत एक बात देख लीजिएगा, वाफक। तदाखुल की सूरत में हासिल तकसीम, यानी तकसीम करने के बाद जो जवाब आता है उसको वफक कहते हैं। जैसे 8 को 2 पे तकसीम करें तो 4 हासिल तकसीम आता है, यानी 4 जवाब आता है। इस 4 को 8 का वफक कहेंगे। रियाजी क्या है? मैथ को, हिसाब को रियाजी कहते हैं। ठीक है। तवाफुक की सूरत में तीसरे अदद पे तकसीम करने की सूरत में जो जवाब आए वो उस अदद का वफक कहलाएगा। जैसे 6 और 4 तीसरे अदद पे, या तीसरे अदद 2 पे पूरे तकसीम होते हैं। 6 को 2 पे तकसीम करने से 3 जवाब आता है, तो
तो ये 3 6 का वाफक है, और 4 को 2 पे तकसीम करने से 2 जवाब आता है, तो ये 2 4 का वाफक है। ये मैंने सिंपल सा फार्मूला आपको बता दिया। तवाफुक और तदाखुल इसकी जरूरत ही नहीं, बस तकसीम करने के बाद जो जवाब आए वो सादत का वाफक है। तकसीम करने के बाद जो भी जवाब आए वो क्या है, वो सादत का वाफक है, चाहे तदाखुल की सूरत हो या तवाफुक की सूरत हो। ये बात समझ आ गई सबको? المبحث الثالث في توصيل الحقوق إلى مستحقيهم. المبحث الثالث في توصيل الحقوق إلى مستحقيهم. عربی میں اس کو بیان کریں گے، نسبت بین العددین، دو اعداد کے درمیان نسبت، تماثل العددین کون احدہما مساویا للآخر، کہ ان میں سے ایک مساوی ہو، برابر ہو دوسرے کے۔ تداخل العددین ان ينقسم الاکثر علی الاقل بلا کسر، کہ اکثر جو ہے، اکثر سے مراد بڑا عدد، وہ تقسیم ہو جاتا ہے علی الاقل چھوٹے عدد پہ، بلا کسر بغیر کسی کسر کے، بغیر کسی بٹے کے، ٹھیک ہے، بغیر کسی بڑے کے، بغیر کسی کسر کے، اشاریے کے تقسیم ہو سکتا ہو، یعنی مکمل تقسیم ہوتا ہو، درمیان میں اشاریہ نہ آ جائے۔ نمبر 3، توافق العددین ان ينقسما على عدد ثالث، کہ وہ دونوں کسی تیسرے عدد پہ تقسیم ہو سکتے ہیں، اس میں تو تقسیم نہیں ہو سکتے لیکن تیسرے عدد پہ تقسیم ہو سکتے ہیں۔ تباین العددین الا ينقسم احد العددین على الاخر، کہ دونوں اعداد میں سے ایک دوسرے پہ تقسیم نہ ہو سکتا ہو، الا بالکسر، مگر کسر، یعنی تقسیم تو ہو جائیں گے آپس میں لیکن درمیان میں کیا آئے گا، کسر آئے گا، اشاریہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اشاریہ کا آنا، کسر کا آنا، یہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج ہم کیا کریں گے، ڈاکٹر ٹھیک کے پاس جائیں گے، وہ ہمیں بتائے گا، 2 طریقے انشاءاللہ وہ ہے ان کے پاس، وہ انشاءاللہ پھر ان سے سیکھیں گے کہ کس طریقے سے علاج کرنا ہے۔ تو یہ دو اعداد کے درمیان نسبت وہ آپ کو بتا دیا۔ اب دوسری بحث جو ہے، مسئلہ بنانے کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 6 حصے ذکر فرمائے، جن کو ہم نے آسانی کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا، نوع اول یا پہلا گروپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں نصف، آدھے کو کہتے ہیں 1/2، یہ آپ کے سامنے کر کے دکھا بھی دیا کہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ربع چوتھائی کو کہتے ہیں، 1/4 کو کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک چیز کو کیا کر لیں، 4 حصوں میں تقسیم کر لیں، جو چوتھا حصہ ہوگا وہ 1/4 کہلائے گا، وہ ربع کہلائے گا۔ تم 8ویں حصے کو کہتے ہیں، 1/8 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز کو آپ 8 حصوں میں تقسیم کر لیں، اس کا جو 8واں حصہ ہے وہ کیا کہلائے گا، 1/8 کہلائے گا، ثمن کہلائے گا۔ اب اس میں سب سے چھوٹا جو ہے ثمن ہے، دوسرے نمبر پہ چھوٹا ربع ہے، اور بڑا سب سے نصف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا گروپ ہے، نوع اول کہتے ہیں اس کو، ہم اس کو کیا بار بار کہیں گے، نوع اول میں سے، پہلے گروپ میں سے، پہلی کلاس میں سے۔ نوع ثانی، دوسرا گروپ جو ہے، ثلث 1/3، یعنی ایک چیز کی 3 حصے کر لے، تیسرا حصہ جو ہے 1/3 کہلائے گا، 1/3 کہلائے گا۔ ثلثان 2/3، ثلثان جو ہے 2/3، ثلثان 2/3، یعنی ایک چیز کے 3 حصے کر دیں، 2 حصے جو ہے 2/3 کہلائیں گے، 2/3۔ نمبر 6، سدس چھٹا حصہ، یعنی 1/6، یعنی ایک چیز کے 6 حصے کر رہے ہیں، اس کو کیا کہیں گے، چھٹے حصے کو چھٹا، یہ وہ سدس کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے چھوٹا جو ہے سدس ہے، اس میں سب سے چھوٹا کیا ہے، سدس ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے، یاد بھی ہے، پہلا گروپ دوسرا گروپ، اس کو یاد رکھنا ہے، نوع اول نوع ثانی، نوع کہتے ہیں قسم کو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہر ایک کا مخرج جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، ہم ہر ایک کا مخرج، بٹے کے نیچے جو حصہ ہوتا ہے، بٹے کے نیچے جو حصہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، مخرج کہتے ہیں۔ بٹے کے نیچے جو عدد ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں،
मखरज कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। अब मसलन 1/2, बटे के नीचे 2 है, तो ये निस्फ का मखरज क्या है? 2 है। रुबो 1/4, रुबो का मखरज क्या है? 4। 4, ठीक है। सुमन का मखरज 8 है, 1/8। इसी तरह नौ सानी में आ जाए, सुलुस 1/3। सुलुस का मखरज क्या है? 3 है, डिनोमिनेटर 3 है। सुलुसान का मखरज 3 है। सुदुस का मखरज क्या है? 6 है। सुदुस का मखरज क्या है? 6 है। हमने 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं। रियाजी में आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो इसी तरह यहाँ पे भी हमने 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं। ठीक है। सबसे पहला फार्मूला सबसे पहला फार्मूला बहुत ही सिंपल है। अगर इन 6 फरूज में से अकेला कोई एक मसले में आ जाए, तो मसला उस फर्ज के मखरज से बनाएंगे। ये पहला फार्मूला है, इसको समझना आपने। ये फरूज जो है, ये हिस्सों को कहते हैं। ये जो हिस्से हमने पढ़े हैं, निस्फ, रुबु, सुमुन, निस्फ, रुबु, सुमुन, सुलुस, सुलुसान, इनको फरूज कहते हैं। अगर इन 6 हिस्सों में से या इन 6 फरूज में से अकेला कोई एक मसले में आ जाए, मसला जो है वो जो मैयत हम बनाते हैं, मैयत इस तरह हम बनाते हैं ना, ये मसला होता है एक, ठीक है। अगर इन 6 हिस्सों में से अकेला कोई एक मसले में आ जाए, तो ये जो मसला है उस फर्ज के मखरज से बनाएंगे, उस हिस्से के मखरज से बनाएंगे। मसलन मिसालें देखें। ये पहली मिसाल है। अब यहाँ पे आप देखें, ये एक मैयत है, ये एक मसला है। ये क्या है? मैयत है, एक मसला है। हम फर्ज करते हैं यहाँ पे कोई भी वारिस है, जौज का है, फर्ज करते हैं शोहर है, उसका क्या हिस्सा मिला उसको? निस्फ मिला। 6 फरूज में से, 6 हिस्सों में से क्या मिला? निस्फ मिला। तो पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा कि अगर इन 6 हिस्सों में से अकेला कोई एक मसले में आ जाए, तो मसला उस हिस्से के मखरज से बनाएंगे। अब यहाँ पे पूरा ही एक मसला है, इस मसले में सिर्फ निस्फ आया है, बाकी कोई भी नहीं आया। बाकी कोई भी नहीं आया, तो निस्फ का मखरज क्या है? 2। तो उससे हमने मसला बना लिया, ऊपर हमने लिख लिया। मजीद देख के आगे मिसालें। दूसरी मिसाल देखें। रुबो, एक मसला है, उसमें रुबो आया। मसलन एक खातून है, उसका हिस्सा क्या बना? रुबो। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर इन 6 हिस्सों में से अकेला कोई एक मसले में आ जाए, तो उस मसले के फर्ज के मखरज से उस मसले को हम बनाएंगे। ठीक है। रुबो का मखरज क्या है? 4 है, तो हमने 4 से मसला बना दिया। इसी तरह अगर मसले में सुमन आ गया, तो सुमन का मखरज क्या है? 8 है, तो 8 से हमने मसला बना लिया। मसले में सुलुस आ गया, सुलुस का मखरज 3 है, तो हमने 3 से मसला बना लिया। सुलुसान आ गया मसले में, सुलुसान का मखरज भी 3 है, हमने 3 से मसला बना लिया। मसले में सुदुस आ गया, तो सुदुस का मखरज 6 है, हमने मसला किस से बना लिया? 6 से बना लिया। पहला फार्मूला हमें ये समझ में आ गया, अगर किसी मसले में इन 6 हिस्सों में से कोई एक आ जाए, इन 6 हिस्सों में से क्या आ जाए? कोई एक आ जाए, तो उस हिस्से का जो मखरज होगा, उस हिस्से का जो मखरज होगा, उससे हमने क्या करना है? मसला बनाना है। ये पहला फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? पहला फॉर्मूला समझ में आ गया? मुझे जरा जवाब दें। जी बिल्कुल, बहुत खूब। दूसरा फॉर्मूला आपने समझना है। अभी पहला फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा था कि एक आ जाए, कोई एक हिस्सा, इन 6 हिस्सों में से क्या आ जाए? कोई एक आ जाए। दूसरा फॉर्मूला ये कि अगर मुतअद्दिद आ जाए, मिक्स होके आ जाए, एक ना आ जाए बल्कि मुतअद्दिद आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए, एक मसले में क्या आ जाए? इन 6 हिस्सों में से 2 हिस्से आ जाए या 3 हिस्से आ जाए, तो अब इसकी 2 सूरतें बन सकती है, मिक्स आने की भी
एक से ज्यादा आने की भी क्या बन सकती है, दो सूरत की बन सकती है। एक सूरत ये है कि ये पहला ग्रुप जो है, पहली नौ जो है, ये आपस में मिक्स होके आ जाए, यानी सुमन रुबो आ जाए, या निस्फ रुबो आ जाए, या निस्फ रुबो सुमन आ जाए, या सुलुस सुलुसान आ जाए, सुलुस सुदुस आ जाए, यानी नौ अव्वल आपस में मिक्स होके आ जाए, नौ सानी आपस में मिक्स होके आ जाए, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होके ना आए, यानी नौ अव्वल ये आपस में मिक्स होके आ जाए। नौ अव्वल को हम कहते हैं पहली क्लास, पहली क्लास के बच्चे जो है वो आ जाए, ठीक है, या दूसरी क्लास के बच्चे आ जाए। तो अगर वो मुतादद एक ही नौ के हो, सेम ग्रुप के हो, सेम क्लास के हो, तो मसला उनमें से अकल यानी छोटे के मखरज से बनाएंगे। उनमें से जो छोटा होगा, उन हिस्सों में से जो छोटा हिस्सा होगा उसके मखरज से हम मसला बना लेंगे। मिसाल से हम समझेंगे, मसला निस्फ और रुबो आ गया। अब आप देखिए, निस्फ और रुबो पहली ग्रुप में से है, नौ अव्वल में से है, सेम ग्रुप में से है, तो निस्फ रुबो में छोटा कौन सा है, और रुबो छोटा है, तो रुबो का मखरज क्या है, चार है। चार से हम मसला बना देंगे। मसले में निस्फ सुमन आ गया, एक ही ग्रुप में से है, तो इनमें से छोटा कौन है, सुमन है। सुमन का मखरज आठ है, तो आठ से हमने मसला बना लिया। मसले में निस्फ रुबा सुमन, फिर वो सेम ग्रुप ही में से मिक्स होके आ गए, तो इनमें से छोटा कौन सा है, सुमन है, तो सुमन का मखरज आठ है, आठ से हमने मसला बना लिया। इसी तरह एक मसले में सुलुस और सुलुसान आ गया, तो तीन से हमने मसला बना लिया। एक मसले में सुलुस सुलुसान सुदुस आ गए, तो इनमें छोटा क्या है, सुदुस है, तो सुदुस का मखरज छह है, उससे हमने क्या कर दिया, मसला बना लिया। दूसरा फार्मूला हमें क्या समझ में आया, दूसरा फार्मूला ये हुआ कि अगर वो मुतादद आ जाए, लेकिन वो मुतादद एक ही नौ के हो, सेम ग्रुप में से हो, तो मसला उनमें से छोटे के मखरज से बना लेंगे। मसला किससे बना लेंगे, उनके छोटे के मखरज से बना लेंगे। दो फार्मूले हो गए। जी, तीसरा फार्मूला ये बहुत ही आसान है और बहुत ज्यादा पेश आता है। तीसरा फार्मूला नॉर्मली आसान भी है और ज्यादा पेश आता है। अगर वो मुतादद हो, यानी वो मिक्स होके आ जाए, लेकिन सेम ग्रुप नहीं, बल्कि पहला ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ मिक्स होके आ जाए, पहली क्लास और दूसरी क्लास मिक्स होके आ जाए, पहला नौ और दूसरे नौ के साथ आ जाए। अब इस तीन सूरतें बन सकती है कि पहली क्लास में से, पहली नौ में से निस्फ हो, और दूसरी नौ में से कोई भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में मसला छह से बना लेंगे। पहली नौ में से अगर निस्फ आ जाए और दूसरी नौ में से एक हो या सब हो, तो मसला छह से बनेगा। मसलन निस्फ और सुलुस है, तो मसला छह से बनेगा। निस्फ है, सुलुसान और सुलुस है, तो भी मसला छह से बनेगा। निस्फ है, सुलुसान और सुदुस है, तो मसला किससे बनेगा, छह से बनेगा। बात समझ आ गई। पहला फॉर्मूला क्या हो गया कि अगर पहले ग्रुप में से निस्फ है, दूसरे ग्रुप में से एक आ जाए या सब आ जाए, मसला हमने किससे बनाना है, छह से बनाना है। दूसरा फार्मूला ये कि अगर रुबो है पहले नौ में से, और दूसरी नौ में से एक आ जाए या सब आ जाए, तो मसला बारह से बनेगा। जैसे रुबो और सुलुस है, मसला बारह से बनेगा। पहले नौ में से रुबो है, दूसरी नौ में से सुलुस और सुलुसान है, मसला बारह से बनेगा। पहली नौ में से रुबो और सुलुस सुदुस है, रुबो है, दूसरी नौ में से सुलुस और सुदुस है, तो मसला किससे बनेगा, बारह से बनेगा। मसला किससे बनेगा, बारह से बनेगा। नंबर तीन, और अगर सुमन दूसरे नौ के एक या सब के साथ आ जाए, तो मसला चौबीस से बनेगा। पहले नौ में से सुमन है, दूसरी नौ में से सुलुस है, मसला चौबीस से। पहले नौ में से सुमन, दूसरी नौ में से सुलुस सुलुसान है, तो मसला किससे बनेगा, चौबीस से। पहली नौ में से सुमन है, दूसरी नौ में से सुलुस और सुदुस है, तो मसला किससे बनेगा,
24 से बनेगा। तो ये फार्मूले आप लोगों ने याद रखने कि अगर इन 6 हिस्सों में से कोई एक आ जाए तो उसका जो मखरज होगा उससे मसला बना लेंगे। लेकिन अगर मिक्स होके आ जाए, लेकिन सेम ग्रुप के आपस में मिक्स होके आ जाए, तो उनमें से जो छोटा होगा उसके मखरज से मसला बना लेंगे। और अगर मिक्स होके आ जाए लेकिन पहला ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप के साथ मिक्स होके आ जाए, पहले ग्रुप में से निस्फ है, दूसरे ग्रुप में से कोई भी हो, तो मसला 6 से बनेगा। पहली नौ में से रुबा है, दूसरी नौ में से कोई भी, ये मसला 12 से बनेगा। पहली नौ में से सुमुन है, दूसरी नौ में से कोई भी हो, तो मसला 24 से बनेगा। ये फॉर्मूले आप लोगों ने याद रखना है। और ये वाकयातन एलसीएम ही है, बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल एलसीएम ही है, उसी को ये उर्दू में आपके सामने बयान किया गया है। समझ आ गई सबको? अब इसी को अरबी में बयान करेंगे। ये बिना लिखा, लेकिन ये बिना इल लिखा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिना इल मसला, अल भी अल शुरू लगा देंगे। अल फुरूज मुक़द्दरतु फी किताबिल्लाहि तआला सित्ता, फुरूज मुक़द्दरा किताबुल्लाह में जो है वो 6 है, वही आला किस्मैनी, और ये दो किस्मों पर मुश्तमिल है। ये क्या है? दो किस्मों पर मुश्तमिल है। النوع الأول النصف والربع والثمن، النوع الثاني الثلث والثلثان والسدس. نمبر 1، فإن جاءت الفروز أحاد أحاد فالمسألة من المخرج. अगर फुरूज यानी ये हिस्से आ जाए, उहाद, उहाद का माना होता है अकेले अकेले, फल मसअला तो मिनल मखरज, तो मसला मखरज से बना लेंगे, उस हिस्से के मखरज से बना लेंगे। नंबर 2، वइन जा नौउन वाहिद बिदून अल खल्त मा नौइन आखर, अगर पहली नौ जो है दूसरी नौ के साथ मिक्स हुए बगैर आ जाए, फल मसअला मिन मखरज अल अकल, तो मसला जो है अकल यानी छोटे के मखरज से बना लेंगे। नंबर 3، वैन इख्तलत, और अगर पहली नौ दूसरी नौ के साथ मुख्तलिफ होके आ जाए, मिक्स होके आ जाए, वैन इख्तलत निस्फ, वो अगर पहली नौ में से निस्फ हो यानी निस्फ खल्त मल्त हो जाए, मा बाज नौसानी, नौसानी के बाज के साथ, और कुल ही या नौसानी के कुल के साथ, फमिन सित्ता, तो मसला 6 से बना लेंगे। वह इख्तलत रुबु, और अगर रुबु मिक्स हो जाए बाज सानी के साथ यानी सानी के बाज के साथ या सानी के कुल के साथ, फमिन इस्नई आशरा, तो मसला 12 से बना लेंगे। वह इन इख्तलत सुमुन, अगर सुमुन खल्त मल्त हो जाए मा बाज सानी, दूसरे ग्रुप के बाज के साथ, और कुल ही या दूसरे ग्रुप के सब के साथ, तकून मिन अरबाअतिन व इश्रीना, तो मसला 24 से बना लिया जाएगा। ये अल-मबहस फी बिनाइल मसअला, ये आपके सामने वाज़ेह कर दिया। दो मबाहिस हो गए। तीसरी बहस जो है तरक्का तकसीम करने का तरीका। तरक्का तकसीम करने का तरीका, ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा है। सहम को यानी जो हिस्सा है उसको ज़र्ब देना है तरक्का में, और तरक्के को फिर तकसीम कर लेना है तस्हीह में या मसले में, तो हर एक का हिस्सा निकल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये समझना है, ये कि हमने मिसाल कैसे हल करना है। कि मसला या तस्हीह किसे कहते हैं, मसला या तस्हीह किसे कहते हैं। ये ऊपर जो लिखा होता है उसको मसला भी कहते हैं, तस्हीह भी कहते हैं। ऊपर जो लिखा होता है मैयत के, उसको मसला भी कहेंगे, तस्हीह भी कहेंगे। और फिर ये साइड पे हम जितना तरह का होगा वो लिख लेंगे। ये है ये मैयत, ये मैयत को हम क्या कर देंगे, सर लिटा देंगे। अब ये रूस जो है, ये वरसा वगैरह जो है इनको रूस कहते हैं। ये जो यहाँ पे पोर्शन पे वो रास्ता वगैरह लिखेंगे, इनको रूस कहेंगे, इनको क्या कहते हैं, रूस कहेंगे। ये टर्मिनोलॉजीज है, इस्तिलाहात है, इनको आपने समझना है। नीचे फिर ये वरासा के नीचे जो लिखा जाता है उनको सिहाम कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, सिहाम कहते हैं। मसलन यहाँ पे एक शख्स का इंतकाल हो गया, इस मसले को हम हल करते हैं। सर ये तो हल शुदा है। यहाँ पे ये उसकी बेटी मौजूद है, बाप मौजूद है, बेटी को क्या मिलेगा, निस्फ मिलेगा। बाप को क्या मिलेगा, सुदुस प्लस आसबा। बाप को क्या मिलेगा, सुदुस प्लस आसबा। यहां तक तो हमने जो काम किया, यहां तक ये मारिफतुल वरासा तक बहस हमने पढ़ी थी, याद की थी।
तो ये हमारा काम यहाँ तक हो गया। अब आगे जो काम करना है वो आज का सबक है कि हमारे पास मसले में निस्फ आ गया, मसले में हमारे पास क्या आ गया, निस्फ आ गया। और इसी तरह मसले में सुदुस भी है। हमारे पास क्या है, मसले में निस्फ भी है और सुदुस भी है। हमने अभी पढ़ा कि अगर नौ अव्वल में से निस्फ हो, नौ सानी में से कोई एक हो, तो मसला किससे बनाया जाता है, छः से। तो हमने यहाँ पे मसला किससे बना लिया, छः से। हमने क्या कर दिया, छः से मसला बना लिया। अब ये छः का निस्फ हमने कैसे मालूम करना है, छः का निस्फ हमने कैसे मालूम करना है। अब निस्फ को ये रियाजी की जुबान में, मैथ की जुबान में कैसे लिखते हैं, 1/2। अब ये मसला हमारे पास क्या है, छः। ये निस्फ को हमने मसले के साथ जर्ब देना है, 1/2 को छः के साथ जर्ब देना है। तो ये हमें मालूम हो जाएगा कि छः का निस्फ क्या है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। क्या, 2 तिया 6, एक को जर दे दिया 3 के साथ, जवाब क्या आ गया, 3। तो 6 का निस्फ हमें मालूम हो गया क्या है, 3 है। 6 का निस्फ क्या है, 3 है। इसी तरह 6 का सुदुस हमने मालूम करना है। अभी हमने क्या करना है, 6 का सुदुस मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे सुदुस को, रियाजी की जुबान में कैसे लिखा जाता है, 1/6। 1/6 लिख लिया, और यहाँ पे 6 के साथ जर देना है, मसले के साथ जर देना है, 6 है। अब 6 एकम 6, 6 एकम 6, ठीक है, एक आ गया। एक को एक के साथ जर दिया, जवाब क्या आ गया, एक आ गया। ठीक है, सुदुस, छह का सुदुस क्या है, एक है। छह का सुदुस क्या है, एक है। अब हमने क्या करना है, ये ज़वील फुरूद को हिस्से दे दिए। बेटी का हिस्सा क्या आ गया, 3 आ गया। बाप का हिस्सा क्या आ गया, 1 आ गया। इन दोनों को जमा कर दिया, क्या हुआ, 4। 3 और 1 को जमा कर दिया, क्या जवाब क्या आ गया, 4। अब हमारे पास कुल कितने पैसे हैं, 6। हमने मसला किससे बनाया था, 6 से। 4 को माइनस करके बाकी कितना बचा, 2। बाकी कितना बचा, 2। हमने क्या पढ़ा था शुरू में कि जवील फुरूज से बाकी बच जाए तो किसको देते हैं, आसाबा को। जवील फुरूज से अगर कुछ बाकी बच जाए तो वो हम किसको देते हैं, आसाबा को। तो बाप को एक जो है वो तो सुदस होने की वजह से दे दिया, और ये 2 जो है आसाबा होने की वजह से दे दिया। तो टोटल कितना बना बाप का हिस्सा, 3 बना। टोटल बाप का क्या हिस्सा बना, 3 बना। एक जो है सुदस होने की वजह से, और 2 जो है वो किस एतबार से, आसबा होने की वजह से। तो यहां तक तो मसला हमने हल कर दिया, यहां तक मसला क्या कर दिया, हल कर दिया। अब अगर यहाँ पे तरका हम फर्ज करते हैं 6 रुपए है, तरका क्या है, 6 रुपए है। तो मसला और तरका एक जैसा है, मसला, मसला और तरका क्या है, बराबर है, एक जैसा है, ठीक है। तो फिर यही कि तीन जो है, 3 रुपए बेटी को मिल जाएंगे, 3 रुपए बाप को मिल जाएंगे। 3 रुपए किसको मिल जाएंगे, बाप को मिल जाएंगे, और 3 रुपए किसको मिल जाएंगे, बेटी को मिल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे के बजाय क्या हो, ज्यादा हो, ठीक के बजाय क्या हो, तरका ज्यादा हो, तब हम क्या करेंगे। अब इसी को मसलन फर्ज करते हैं कि तरका क्या है, 100 रुपए है। हम फर्ज क्या करते हैं, तरका कितने रुपए है, 100 रुपए है। अब यहां तक तो हमने मसला हल कर दिया था। अब ये 100 का निस्फ कैसे निकालेंगे, 100 का सुदुस का सबक कैसे निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। ये जो एक यहाँ पे है, ये इसको सहम कहेंगे। ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये सहम है। अब यहाँ पे सहम को जर्ब देना है तरके में। सहम को किस में देना है, तरके में जर्ब देना। अब ये 3 सहम था, इसको हमने तरके में जर्ब दिया, तरका कितना था, 100 रुपया। 3 को जर्ब दे दिया, 100 में कितना बनता है, 300। अब ये 300 को फिर ये 6 में तकसीम कर दिया, मसले में तस्हीह में तकसीम कर दिया। 300 को जब 6 पे तकसीम करेंगे, जवाब क्या आएगा, 50। तो गोया कि 50 रुपए किसके बने, बेटी के बन जाएंगे। 50 रुपए किसके बन जाएंगे, बेटी के बन जाएंगे। इसी तरह बाप के भी ये 3 रुपए है, ये तीन हिस्सा है।
तो इसी फॉर्मूले के तहत ज़र दे दिए तो 50 रुपए किसके बन जाएंगे, बाप के बन जाएंगे। तो ये तो चूंकि आसान मिसाल है। अब यहाँ पे तरक्का फर्ज कर लीजिए कोई भी हो। अब हम फर्ज कर लेते हैं तरक्का एक और मिसाल ताकि प्रैक्टिस हो जाए हमारी। कैलकुलेटर अगर आपके पास मौजूद है तो निकाल लें और ये ज़र देते जाए। हम फर्ज कर लेते हैं तरक्का जो है 50,000 है, बल्कि 50,000 नहीं, 25,000 करते हैं। तीन को हमने ज़र दे दिया 25,000 में, ठीक है। तीन को किस में ज़र दे दिया, 25,000 में। तो ये कुल कितना बनता है, 75,000। अब तकसीम कर दिया 6 के साथ, तो ये कितना बना, 12,500। तो गोया कि बेटी का कितना बना, 12,500। इसी तरह बाप को भी जो है तीन को हमने ज़र देना है 25 में और तकसीम कर देना है 6 पे, तो 12,500 किसके निकल आ जाएंगे, बाप के भी आ जाएंगे। तो ये तरह का तकसीम करने का तरीका भी आपको बता दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ अगर तरका से यहाँ पे पूरा तकसीम होता हो तो तरका को उस पर उसी तरह तकसीम कर लेंगे। ये जिस तरह ये तरका जो है ये से यहाँ पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा था, तीन इसको दिया जाए तीन इसको दिया जाए, तो तरका को उस पर उसी तरह तकसीम कर लेंगे। अगर पूरा तकसीम ना हो रहा हो, जैसे आप 100 को तीन पे तकसीम कर नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, तकसीम ना हो रहा हो तो सहम को तरक्का के साथ जर दे देंगे और जो हासिल निकला है जवाब निकला है उसे तसही यानी मसले पे तकसीम कर देंगे। ठीक है, ये तरक्का तकसीम करने का फॉर्मूला है। आगे एक और मिसाल हम इसी को अरबी जुबान में वो किया है। इन कसमत तरकत वाला सिहाम फबिहा, अगर तरक्का सिहाम पे पूरा तकसीम हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। व इल्ला मगर, और अगर तकसीम नहीं होता तो फजरिब, आप जर दे दिया सहम सहम को अला तरीका तरक्का में, यानी तीन को हमने जर दे दिया 100 में। तुम मकसम माबलग, जो माबलग आ जाए जवाब आ जाए उसको तकसीम करें अला तसहीह, तसहीह पर, यानी सहम ज़रब तरका तकसीम तसही, तो ये फी बंदे का जो हिस्सा होगा वो निकल आ जाएगा, फी बंदे का जो हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा, निकल आ जाएगा। फीसद निकालने का तरीका ये भी आप सबको मालूम है। तो आप लोग अपने नंबरों का वो फीसद निकालते हैं, हासिल करदा नंबर उसको तकसीम कर लेते हैं किसके, कुल नंबर के साथ, और फिर जर देते हैं 100 के साथ, तो फीसद निकल आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी है कि सहम को, सहम गोया कि वो हासिल करदा नंबर है, तस्हीह जो है कुल नंबर है, सहम को आपने तस्हीह में तकसीम करना है, फिर जो हासिल है उसे 100 में जर दे देंगे तो क्या निकल आएगा, फीसद निकल आ जाएगा। अब ये जो मिसाल हमारे पास थी, ये तीन हमारे पास सहम था, इसको हमने 6 पे तकसीम कर दिया और 100 में जर दे दिया तो 50% निकल आ जाएगा, 50% निकल आ जाएगा। ये परसेंटेज जो है मालूम करने का तरीका ये भी आपको मालूम हो गया कि हासिल करदा जो है उसको आपने तकसीम करना है कुल पे और ज़र दे देना है 100 पे। तो यहाँ पे जो सहम होता है, सहम होता है, हिस्सा होता है, वो गोया कि हासिल करदा है, आपने हासिल किया हुआ है। और जो मसला होता है वो कुल होता है, टोटल होता है, उसके साथ आप तकसीम कर देंगे और 100 के साथ ज़र दे देंगे तो फीसद निकल आ जाएगा। अरबी में फीसद को, परसेंटेज को क्या कहते हैं, निस्बतुल मिअविया। इसको कैसे पढ़ते हैं, मिअविया, मिअविया नहीं पढ़ेंगे, इसको लिखा इसी तरह जाता है, पढ़ा जाता है मिअविया, मिअतुन से है, ठीक है। निस्बतुल मिअविया हिया अन तुकस्सिम अस्सहम अला तस्हीह, कि आप सहम को तकसीम कर दे तस्हीह पर, तुम ज़रिब मा बलग, फिर हासिल को जवाब को ज़रब दे दे फिल मिआ 100 में, सहम तकसीम तसहीह ज़रब 100, तो ये फीसद निकल आ जाएगा, फीसद आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे जितना हमने पढ़ा है, मिसालों के साथ इनकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और फिर उसके बाद तसहीह जो है उसके कुछ उसूल भी पढ़ लेंगे, तसहीह जो कुछ जो है
उसूल भी पढ़ लेंगे। 10वीं जो है वो फ्रैक्शन को खत्म करना, वो 10वीं कहलाता है। अब फ्रैक्शन को कैसे खत्म किया जाता है, इस तरतीब के साथ उसके कुछ उसूल जो है वो कल आप सामने बयान कर लेंगे। यहाँ तक सबक की समझ आ गई सबको? मुश्किल तो नहीं था? कल भी इंशाल्लाह क्लास लेंगे, कल भी इंशाल्लाह क्लास ले लेंगे, क्योंकि कल गुज़श्ता कल जो है हमारी क्लास होनी थी, लेकिन टेस्ट की वजह से क्लास नहीं ले सके। तो कल इंशाल्लाह क्लास ले लेंगे। और कल हम ज़्यादा फोकस जो है वो प्रैक्टिस पे करेंगे। हमारा फोकस जो है वो किस पे होगा? प्रैक्टिस पे होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आज जो सबक पढ़ाया है इसका भी आपके सामने, आप लोगों के साथ गूगल फॉर्म पे टेस्ट बना के मैं शेयर कर दूंगा, उसको भी आप हल कर लीजिएगा, ठीक है? और ये जवील फरोज, उसके अहवाल जो है वो बार बार दोहराए, जुबानी अगर याद नहीं है देख के दोहराए, कई कई मरतबा, पाँच पाँच छः छः 10 10 मरतबा रोजाना दोहराते रहें। जितना हमने पढ़ा है उसको रोजाना दोहराते रहें। दोहराते रहेंगे तो इंशाल्लाह याद होता जाएगा, पुख्तगी आती जाएगी, वरना याद भी नहीं होगा, पुख्तगी भी नहीं आती जाएगी। आगे जो है बस ये समझने की बातें हैं, याद करने वाली बातें आप लोगों ने कर ली है। अभी आगे आप लोगों ने समझना है कैसे हल करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। वो है कि थ्योरी हमने पढ़ ली, अब हमने प्रैक्टिकल करना है।